स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरे पीछे जो आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, इससे आप सब लोग परिचित होंगे। ये एशिया सब कॉन्टिनेंट का मैप है, यानी हम जहाँ पर रहते हैं, भारत जहाँ पर अवस्थित है, उसी कॉन्टिनेंट का मैप है। यहाँ से हमेशा बहुत ऐसी खबरें आती हैं लड़ाई झगड़ों वाली, लेकिन एक खबर यहाँ से अभी जो चर्चा में आ रही है वो ये आ रही है कि बांग्लादेश चाहता है सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वापसी हो। अब ये बांग्लादेश ऐसा क्यों चाहता है? क्या ये बांग्लादेश का प्लान है? क्या पाकिस्तान का कोई ये सीक्रेट प्लान है? पाकिस्तान ऐसा क्यों करना चाहता है? क्या इसके थ्रू पाकिस्तान भारत के नज़दीक आना चाहता है? क्या पाकिस्तान आतंकवाद से पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है? ये ढेर सारे पहलू इस खबर से निकल कर आते हैं, क्योंकि एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो जाना जाता है हमेशा ढेर सारी दिक्कतों को लेकर। जैसे आप लोग देखेंगे, इधर ये पूरा वाला हिस्सा हमारा जो है, ये हिस्सा हमारा आपको दिखाई देता है। ये बहुत लंबे समय से आप वेस्ट एशिया क्राइसिस के बारे में सुन रहे होंगे। ये दिक्कतें चली रही हैं, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लेकर दिक्कत चल रही है। अभी हुतीज़ यहाँ पे हमला करने जा रहे हैं, ईरान USA की लड़ाई चली ही रही है, राइट। फिर आप लोग देखते हैं कि इधर आपको ये बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली जाती हैं इस वाले रीजन में, है ना। ये सीरिया आपको दिखाई देगा, सीरिया, ठीक है। इधर इजराइल आपको दिखाई देगा, यहाँ लड़ाई चलती चलती है। फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दिक्कतें हो जाती हैं, यहाँ कभी कू हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। मतलब एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो अभी अपनी ग्रोथ पर सवार है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ पर बहुत सारे इशूज़ हों। वहाँ अगर एक कंट्री जिसे आप लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश अभी ये कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, आप उसको वापस लेकर आओ। इस वापस लाने के मायने क्या है और ये डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ था, इन ढेर सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को स्वागत है। मेरा नाम है गौरव शर्मा। जियोपॉलिटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट इशूज आपसे डिस्कस करते हैं। यूपीएससी में ये GS के IR वाले सेगमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक में आप इसको यूज़ कर पाएंगे। चलिए मुद्दे की शुरुआत करते हैं। मुद्दे की शुरुआत देखो यहाँ से होती है। ये है आपके पास साउथ एशिया, ठीक है। साउथ एशिया एक आपको देश दिखाई दे रहा होगा, बांग्लादेश। अभी हुआ क्या कि ये जो सारे के सारे देश है, सारे के सारे देश न्यू दिल्ली में मिलते हैं, और न्यू दिल्ली में मिलने के पीछे रीजन होता है यहाँ पर बिम्स्टेक, है ना। अभी जो बिम्स्टेक है, इस बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन चल रहा था, और शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश के जो राजनयिक हैं या बांग्लादेश के जो प्रतिनिधि हैं, ये कहते हैं कि हम जिस तरीके से बिम्स्टेक में काम कर रहे हैं उसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि सार्क वापस आ जाए। अब सार्क है क्या, और सार्क डिसइंटीग्रेटेड कैसे हुआ था, सार्क की वापसी क्यों चाहता है बांग्लादेश? चलिए इन ढेर सारे पहलुओं को चर्चा करते हैं। पूरा का पूरा मुद्दा हमारे जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इंडिया के नेबरिंग कंट्री से संबंधित है, तो बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रांगली आपने इसको देखना है। अब ये एक मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, इनको आप लोग बिम्स्टेक कंट्री के नाम से जानते हैं। इस पे चर्चा करेंगे अपन बाद में, लेकिन पहले आप यहाँ पर आइए। ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, आप इस संगठन को जानते हैं सार्क के नाम से, है ना। ये जो है ये सार्क है, सार्क। और जब भी मैं आपसे बात करता हूँ सार्क के बारे में, ये साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ के एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। रीजनल कोऑपरेशन के नाम से आप इसको यहाँ पर जानते हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मुद्दा जिस सार्क को वापस लाने के बारे में चल रही है, पहले हम इसके बारे में समझते हैं, फिर इसके सारे डिमेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो सार्क है आप इसको जानते हैं बेसिकली साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हमारे जो साउथ एशिया है, इस साउथ एशिया की जो कंट्री है, इन कंट्रियों के बीच में रीजनल कोऑपरेशन को लेकर इसको बनाया गया था। अब इसको बनाया क्यों गया, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपने देखा होगा, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे IMF हो, या आपका ADB हो, ठीक है। ये सारे के सारे जो संगठन हैं, इन सारे संगठनों में, या UN हो, या तो अमेरिका का दबदबा देखने को मिलेगा, या यूरोप का दबदबा देखने को मिलेगा, या चाइना का दबदबा देखने को मिलेगा, लेकिन भारत जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ या साउथ एशिया की कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसीलिए इन सभी कंट्रीज़ ने 1985 के पास एक आइडिया लेके आते हैं कि अपने बीच में हम रीजनल डेवलपमेंट लेके आएंगे। जितनी कंट्री आपके यहाँ पे दिखाई दे रही है साउथ एशिया में, इस साउथ एशिया की कंट्री क्या करेंगी, रीजनल डेवलपमेंट लेके आएंगी। और रीजनल जो डेवलपमेंट है, इस रीजनल डेवलपमेंट के कुछ पहलू हैं, जैसे हम सामाजिक विकास पे फोकस करें, आर्थिक विकास पर फोकस करें, ट्रेड रिलेशन बेहतर करें, और जो डिस्प्यूट है हमारे बीच में, बाउंड्री डिस्प्यूट, इसको सॉल्व करें। तो इसी उद्देश्य के साथ 1985 में इसकी स्थापना की गई, और 1985 से ठीक ठाक तरीके से काम कर रहा था। लेकिन 2016 में ये पूरे तरीके से डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है। मतलब 2016 के बाद ये काम करना बंद कर देता है। और काम करना क्यों बंद कर देता है, इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी क्या है समझिए। देखो, सार्क को बनाया क्यों गया है,
इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि हमें अपने क्षेत्र में आर्थिक विकास लेके आना है, और आर्थिक विकास के लिए हमको इकोनॉमिक रिलेशंस को बेहतर करना पड़ेगा, जो भी बाउंड्री डिस्प्यूट है उनको सॉल्व करना पड़ेगा, आतंकवाद जैसी घटनाओं को कम करना पड़ेगा। तब तरीके से तब जाकर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लेकर आएंगे, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब आएगा तभी ट्रेड बढ़ेगा, और ट्रेड जब आएगा तब रीजनल डेवलपमेंट हो पाएगा। लेकिन इसमें ये फेल हो जाते हैं। फेल क्यों हो जाते हैं? पहली चीज़ तो डोमिनेंस ऑफ यूएसए इस संगठन को कभी भी नहीं आगे बढ़ते देखना चाहता है, क्योंकि अगर इन देशों के बीच में कुछ बहुत बेहतर हो जाता है तो फिर यूएसए की डोमिनेंस कोई लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना पाकिस्तान करेगा ना दूसरी कंट्री। चाइना भी इसको नहीं बेहतर तरीके से काम होते देखना चाहता है। क्यों नहीं होते देने देखना चाहता है? क्योंकि पता है अगर इनके बीच में बेहतर कोऑपरेशन हो गया तो पाकिस्तान जो उसका वेपन है वो वेपन पूरी तरीके से चला जाएगा, और सीपैक को बनाने में उसको दिक्कत यहाँ पर आएगी, जो उसकी आर्थिक प्रॉस्पेरिटी को आगे लेके जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए पाकिस्तान है। पाकिस्तान कैसे है सर? देखो, इस संगठन का पर्पस क्या है? इस संगठन का पर्पस है रीजनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे क्या करता है? हमेशा इंटरनेशनल जो मुद्दे हैं, मतलब जो बायलेटरल इश्यूज हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, इनको पिन करता रहता था। जब भी मिलेगा कश्मीर मुद्दे की बात करेगा, जब भी मिलेगा आतंकवाद की बात करेगा। भारत ऐसा कर रहा है, भाई आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बचकर क्षेत्रीय विकास के लिए सार्क का गठन किए थे 1985 में, और इसका पर्पस है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना है, ना कि इश्यूज को रेज करना है। तो पाकिस्तान के द्वारा बार बार जब आतंकवाद जैसे मुद्दों को यहाँ उठाया गया, जबकि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का स्पॉन्सर है, तो भारत ने इसकी जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, और भारत 2016 के बाद सार्क के किसी भी समिट में शामिल नहीं हुआ। अगर भारत ही नहीं होगा तो सार्क की समिट नहीं होगी, तो सभी देशों ने इसको क्या कर दिया? साइड कर दिया। लेकिन भारत सरकार की भी एक स्ट्रेटेजिक आप भूल इसको यहां पे कह सकते हैं। आप समझिए इस बात को कि हम यहां पर लीडिंग हैं, हम यहाँ पर बड़े हैं, और हमारे लिए डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट आता कहाँ से? डेवलपमेंट आता है आपका जब पीस होती है, जब सिक्योरिटी होती है, वहीं से प्रॉस्पेरिटी आती है। तो सार्क के जितने भी मेंबर हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हमने इनसे बात करनी चाहिए और पाकिस्तान को समझाना चाहिए कि आतंकवाद का रास्ता छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आतंकवाद को पूरे तरीके से ख़त्म कर देंगे। मान लो आपसे नहीं हो पा रहा है ख़त्म, हमको ऑफर दीजिए, खुला ऑफर दीजिए कि आप आइए आतंकवाद को ख़त्म कर दीजिए, हम आतंकवाद को ख़त्म कर देते हैं। जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं इनको रिजॉल्व करते हैं, आप भी तरक्की कीजिए, हम भी तरक्की करते हैं, दोनों एशिया को लीड करते हैं, ना चाइना ना अमेरिका। इंडो पैसिफिक रीजन का पावर कौन रहेगा? भारत, और साथ में कौन रहेगा? पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि पाकिस्तान चलता है आतंकवाद के आकाओं से, जो आतंकवाद है वही पाकिस्तान को चलाते हैं। और यहाँ भारत की रणनीतिक भूल यही हो जाती है कि हमने इसमें बातचीत करना बंद कर दिया। बातचीत करना चाहिए था, इनको बताना चाहिए था ये क्या गलती यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर है? तो सार्क क्या है आपको समझ में आ गया है? एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पर्पस क्या था? आर्थिक विकास, लेकिन नहीं हो पाया। ये डिसइंटीग्रेटेड क्यों हुआ? इस बात को समझिए। डिसइंटीग्रेटेड ये इसलिए हुआ था क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा इकोनॉमिक इश्यूज की बजाय बायलैटरल जो इश्यूज हैं इनको बार बार पिक करता था। पाकिस्तान कुछ जो बातें ऐसी जो जरूरी नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पे डिस्कस करता था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच के थे। तो भारत ने इसका बायकॉट कर दिया। जैसे ही भारत ने बायकॉट किया वैसे ही दूसरे देशों ने बायकॉट कर दिया, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो। अब बचा कौन है? अगर भारत नहीं है तो अफगानिस्तान आएगा नहीं, बांग्लादेश आएगा नहीं। और इस तरीके से सार्क, जिसको एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे माना जा रहा था बड़े बड़े संगठनों का, वह पूरे तरीके से कॉलेप्स हो जाता है। इसका कॉलेप्स होना भारत की रणनीतिक हार के तौर पर आप यहाँ पर कह सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्यों सार्क की वापसी चाहता है बांग्लादेश? वजह क्या है? देखो, 2-3 वजह हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बांग्लादेश का पर्पस क्या है। बांग्लादेश में जो सरकारें हैं अब वो प्रो पाकिस्तानी सरकारें हैं, तो वो चाहती हैं कि भारत से भी रिश्ते हमारे बेहतर बने रहें, और भारत से रिश्ते बेहतर बनाने के साथ में पाकिस्तान से भी रिश्ते बेहतर बने रहें। अब दोनों से रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए हमें दोनों के बीच में बातचीत करानी पड़ेगी। अगर इनके बीच में बातें नहीं हो रही हैं और हम दोनों से रिश्ते रखना चाहेंगे तो वो संभव नहीं है। पाकिस्तान सपोर्टर है, पाकिस्तान के लिए प्रेम जागना शुरू हो गया है, क्योंकि 1971 वाला बांग्लादेश नहीं रहा है जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। अब इनके पास प्रेम आ रहा है पाकिस्तान के लिए। तो पहली वजह क्या है कि बांग्लादेश अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए इसकी वापसी चाहता है। दूसरा जो हिडन इंटरेस्ट इसमें है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी चैनल नहीं बचा है जहां पर ये लोग बात कर सकें। हालांकि शामिल होते हैं एससीओ में, पर एससीओ जो है वहां पर इनमें बहुत बातें नहीं होती, क्योंकि वहां पे जाके भारत सीधा आतंकवाद का मुद्दा उठा देता है। तो जाते हैं, बातें नहीं होती हैं,
और जो इश्यूज हैं कोई सॉल्व यहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं। डीजीएमओ लेवल की बात हमारे बीच में होती है, टेररिस्ट की लिस्ट को हम लोग आदान प्रदान करते हैं, न्यूक्लियर पावर की लिस्ट को हम लोग आदान प्रदान करते हैं। दूसरा कोई मुद्दा नहीं है हम लोगों के बीच में बात करने का। पाकिस्तान अब पूरे तरीके से परेशान है, इंडस वाटर रिवर ट्रीटी के कारण परेशान है, आतंकवाद ने परेशान कर दिया है पूरी तरीके से, बलूचिस्तान आज़ाद होने आ गया है, इधर अफगानिस्तान परेशान कर रहा है। अब बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका एक ही है, भारत से रिश्ते बेहतर करने की। रिश्ते बेहतर हों कैसे? बातचीत से। बातचीत कहाँ हो? जब मिल तो नहीं रहे। तो पाकिस्तान को भी लगता है उससे ही बहुत बड़ी गलती यहाँ पर हो गई, इसीलिए बांग्लादेश के सॉफ्ट कॉर्नर का सहायता लेके पाकिस्तान चाहता है कि एससीओ की वापसी हो। अब एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि मान लेते हैं कि एससीओ की वापसी हो जाती है तो फिर क्या होगा? देखो एक बात समझिए, अगर इसकी वापसी हो जाती है और इन देशों के बीच में जैसे भारत के जो कंसर्न है टेररिज्म को लेके, पाकिस्तान उनको सीरियसली सुनता है, सीरियसली कंसर्न उस पर करता है और आतंकवाद को खत्म करने में भारत की मदद करता है, तो पाकिस्तान में भी पीस एस्टेब्लिश हो जाएगा, भारत में पीस एस्टेब्लिश होगा, हम लोगों के बीच में जो लड़ाई चलती है वो खत्म होगी और बहुत बड़े लेवल पर डेवलपमेंट और ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और ये एशिया के हब के तौर पर एस्टेब्लिश होंगे जो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को भी काउंटर करेगा और यूएसए को भी काउंटर करेगा। तो बिम्स्टेक समिट में शार्क की वापसी की बात क्यों की, अब ये आप समझ गए होंगे। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे भारत और पाकिस्तान के बीच, दोनों के बीच में समझ में आती है कि भाई सार्क जिसको आपने बनाया, आप इसमें तो नहीं मिल रहे हो, ठीक है ना, लेकिन एक संगठन है और इस संगठन को आप लोग जानते हो बेसिकली एससीओ के नाम से, है ना। ये संगठन आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको एससीओ के नाम से जानते हैं, है ना, एससीओ के नाम से जानते हैं। ये क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आप लोग जानते हैं। बेसिकली ये जो टर्म है ये 1996 में आई, लेकिन 2001 में ये अस्तित्व में आया। क्या है सर? ये संघाई सहयोग संगठन है। इस संघाई सहयोग संगठन में ये ढेर सारे देश इसके मेंबर हैं। हालांकि ये दो, जैसे भारत अपना है, भारत और ये दुष्ट पाकिस्तान, ये दोनों तो लेट इसमें शामिल हुए, 2017 में इनको शामिल किया गया। पहले इसके मेंबर नहीं थे, पहले ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होते थे। अब आप समझिए कि आपने 2016 में सार्क को खत्म किया है और 2017 में आप एससीओ के मेंबर बन गए। अब एससीओ एक बड़ा संगठन है जो लगभग हमारे सारे के सारे एशियन कंट्रीज को यहाँ पे लेके चलता है और ये हर बार वार्षिक समिट में इसकी मिलते हैं। मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हो? कि हम वैसे एक दूसरे के दुश्मन हैं, हमने एक संगठन को बनाया जो रीजनल प्रॉस्पेरिटी लेके आ सकता था, जो दोनों के बीच में सीमा विवादों का समाधान कर सकता था। हम वहाँ नहीं मिल रहे हैं, लेकिन एससीओ में मिल रहे हैं। एससीओ में क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बड़ी पावर्स हैं, एक रसिया है, दूसरा यहाँ पर चाइना है। तो यहाँ दोनों लोग अपने प्रतिनिधि को भेज देते हैं। हालांकि राजनीतिक स्तर पर कोई चर्चा नहीं होती है, लेकिन मिलते तो हैं। और यही सार्क के मामले में हमसे गलती हुई कि हम लोग नहीं मिल रहे हैं। या पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती है क्योंकि आतंकवाद को लेके चलता है, दूसरा कुछ उसको दिखता नहीं है। और भारत की हम छोटी सी स्ट्रेटेजिक भूल कह सकते हैं कि इनको धूल चटाने के लिए वहां बुलाना चाहिए था और बार बार इनको याद दिलाना चाहिए था कि भाई तुम हो क्या, हमारे बिना कुछ भी नहीं, राइट। तो ये इसकी वापसी क्यों चाहता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये है कि सर मान लेते हैं इसकी अगर वापसी हो जाती है, अगर हमारा सार्क वापस आ जाता है तो फायदा क्या होगा? देखो फायदे कई सारे होंगे। यहाँ पे पीस आ जाएगा, यहाँ पे सिक्योरिटी एस्टेब्लिश हो जाएगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएंगे और इंडो पैसिफिक रीजन के हब के तौर पर ये लोग डेवलप होंगे, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विन होगी। ठीक है, ये पूरा इशू था, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इनके बारे में कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं। ये संगठन क्या है, ये कैसे काम करते हैं, सारी की सारी चीज़ें। सबसे पहले सार्क की बात करते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, साउथ एशियन, है ना, एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के नाम से आप इसको जानते हैं। इसकी जो स्थापना है 8 दिसंबर 1985 को यहाँ पर होती है ढाका में। ध्यान रखना, जो ढाका है, इस ढाका में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है और हेडक्वार्टर है इसका नेपाल में। हमेशा न्यूट्रल कंट्री को ही इसका हेडक्वार्टर बनाते हैं। प्रथम जो शिखर सम्मेलन है 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ और उद्देश्य था दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, दक्षिण एशिया के लोगों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लेकर आना। लेकिन ये नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब आप इसके बारे में ये देख लीजिए, ये इसकी कंट्रीज है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। अफगानिस्तान 2007 में इसमें यहाँ पे शामिल हुआ। तो ये सारी की सारी कंट्री आती है। ये भूटान हमारा है, ये नेपाल है, इधर ये बांग्लादेश आपको देखने को मिल जाएगा ना, बांग्लादेश आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं ये अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान और ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो सबसे बाद में इसको किसने ज्वाइन किया? अफगानिस्तान ने। कब किया ज्वाइन? 2007 में। अब अगर इसके शिखर सम्मेलन आपसे कोई पूछता है कि भैया इसके लक्ष्य क्या थे, देखो सबसे पहला आर्थिक विकास था, क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को तेज करना, पर ये नहीं कर पाए और इसीलिए ये फेल हो गया। आत्मनिर्भरता, दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, हर तरीके की सप्लाई चेन है इसको बढ़ावा देना, लेकिन इसको भी नहीं कर पाते हैं। और लास्ट में कॉपरेशन की अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उन अंतर्राष्ट्रीय इशू पर साझा इंटरेस्ट हमारे रखना, पर दिक्कत दुष्ट पाकिस्तान है, वो आतंकवाद को छोड़ नहीं सकता है, और जब तक वो आतंकवाद को नहीं छोड़ेगा भारत किसी भी कंडीशन में सहयोग यहाँ पर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इसके कुछ शिखर सम्मेलन है, जैसे 1985 में ढाका में सबसे पहला हुआ, सार्क चार्टर को अपनाया गया। 2007 नई दिल्ली भारत अफगानिस्तान का स्वागत यहाँ पे किया गया। काठमांडू नेपाल 2014 अंतिम सफल शिखर सम्मेलन, और इस्लामाबाद 2016 निरस्त उरी हमले के बाद उसके बाद से कोई सा हुआ नहीं है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके समिट हैं, जैसे 1985 का याद रहेगा, 7 नई दिल्ली, यहाँ अफगानिस्तान को बुला लिया जाता है। 14 काठमांडू नेपाल लास्ट सक्सेसफुल, और 16 इस्लामाबाद पाकिस्तान होना था, निरस्त कर दिया उरी हमले के बाद। ठीक है, तो ये आपके पास सार्क था। अब बिम्स्टेक आ जाता है, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल, है ना, बंगाल की खाड़ी की पहल। आप देख लीजिए कि ये एशिया मतलब दक्षिण एशिया, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, म्यांमार, थाईलैंड, और 1997 में बैंकॉक घोषणा के कारण इसकी स्थापना यहाँ पर की जाती। समझो इस बात को कि जब भी आपसे कोई बात करता है बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक में वही लोग हैं जो वे ऑफ बंगाल के मेंबर हैं। तो बे ऑफ बंगाल है ना, इनिशिएटिव ऑफ बे ऑफ बंगाल जो कंट्रीज हैं, इनके लिए एक मल्टीलेटरल जो हमारा सोशल इकोनॉमिक कॉपरेशन के नाम से आप इसको जानते हैं कि बहुक्षेत्रीय विषयों पर हमको काम करना है। ये 1997 में एस्टेब्लिश होता है बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पर। अब इसमें साउथ एशिया की कंट्री है, साउथ एशिया, जिसमें भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। यहाँ पर पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर अफगानिस्तान नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ में दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी हैं, म्यांमार और थाईलैंड को इसमें शामिल किया गया है। तो ये बिम्स्टेक में आते हैं वो सभी देश जो बंगाल की खाड़ी से अपने बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं, हमने इनको शामिल किया। याद कैसे रखना है? देखो भारत, ठीक है, साथ में नेपाल भी है, भूटान है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। मतलब जिनके बीच में, अच्छा सर नेपाल और भूटान कैसे आ गए? ये तो बॉर्डर शेयर करेंगे रहे भाई। नेपाल और भूटान के बीच का जो ट्रेड है ये भारत के थ्रू होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से इनका भी ट्रेड हो रहा है, ट्रेड के इंटरेस्ट इनके भी यहाँ पर क्या है आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये लोग आपस में रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए एक दूसरा हमने संगठन बना दिया जो कि 1997 में बना। और आप ऐसा कह सकते हैं कि सार्क जब बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा था तो उसके सब्सटीट्यूट के तौर पर इस रीजन में डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए भारत बिम्स्टेक को बनाया। ये बिम्स्टेक है जो 1997 के घोषणा पत्र के आधार पर चलता है। ठीक है, अब देखो इसकी प्राथमिक क्षेत्र क्या है? वही व्यापार, निवेश और व्यापारिक संबंधों को सुगम बनाना है, कनेक्टिविटी, परिवहन और संचार के बुनियादी ढांचे का विकास करना है, और ऊर्जा संसाधनों के आदान प्रदान के लिए ग्रिड तैयार करना है। भारत और उसके आसपास के जितने भी देश हैं इनमें ट्रेड, इनमें कनेक्टिविटी और इसी के साथ में एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए 1997 में हमने बिम्स्टेक का यहाँ पे गठन कर दिया। ठीक है ना। अब देखो इसका पहला शिखर सम्मेलन 2004 थाईलैंड, प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ 2008 भारत, आर्थिक सहयोग पर ध्यान दिया, है ना, ये पहली बार मिली। फिर आर्थिक सहयोग पर बात कर रहे हैं। 2018 नेपाल काठमांडू घोषणा यहाँ पर आई, और 2022 श्रीलंका बिम्स्टेक चार्टर आया। और अभी रिसेंटली आप लोग देखेंगे कि जो दिल्ली है, इस दिल्ली में फिफ्थ कब हुआ है? 2026 में। तो बिम्स्टेक के जो मेंबर हैं, ये मेंबर दिल्ली में आपके पास यहाँ पे मिल जाते हैं, और दिल्ली में जब यहाँ पर मिलते हैं 5वें शिखर सम्मेलन में, और यहीं पर बात करते हैं सार्क को वापस लेके आ जाओ। ये शिखर सम्मेलन आप इसके याद रखना। अगला एससीओ है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, और ये चीन, रूस, कजाकिस्तान ने शुरुआत में इसको बनाया, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, ये कंट्री, ये सारी की सारी कंट्री मिलकर इसको बनाई। आप लोग कह सकते हैं कि सेंट्रल और ईस्ट एशिया की कंट्रीज ने इसको बनाया। बाद में भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए। ईरान को 2023 में आधिकारिक तौर पर इसका सदस्य यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब ये जब भी आपसे कोई बात करता है एससीओ के बारे में, तो एससीओ पहली बार चर्चा में आता है 1996 में, पर 2001 से काम करना शुरू करता है। और इस पूरे रीजन में, मतलब एशियन सबकॉन्टिनेंट में कैसे चीजें बेहतर की जा सकती हैं, उसको लेकर बनाया था।
अभी ये ठीक ठाक काम कर रहा है, जैसे बिम्स्टेक और सार्क की तो हालत आपको पता है, बेहतर काम नहीं कर पा रहा है, और नहीं कर पा रहा है उसके पीछे की वजह दोनों के कॉन्फ्लिक्ट है। तो एससीओ के शिखर सम्मेलन 2017 अस्ताना कजाकिस्तान में भारत और पाकिस्तान पूर्ण सदस्य बने। 2023 भारत ये वर्चुअल हुआ, ईरान पूर्ण सदस्य यहाँ पे बना। 2024 अस्ताना कजाकिस्तान बेलारूस को 10वां सदस्य बनाया गया, और 2025 तिनजान चीन में ये शिखर सम्मेलन इसका आपका यहाँ पर हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन हमको देखने को मिल जाते हैं। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि भाई मैंने इशू आपसे डिस्कस कर दिया, ठीक है, लेकिन इसके और आउटकम आपसे कोई पूछे पेपर में तो ये इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी ना, ये संगठन कब बने, क्यों बने, इनका पर्पस क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो डिस्ट्रप्शन चल रहा है उसको दूर करना, और बेहतर तरीके से कॉपरेशन को बिल्ड करना। ये पूरा का पूरा एनालिसिस था। आपको कैसा लगा प्लीज़ हमको जरूर यहाँ पे बताइएगा। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। ये आज इसकी अंतिम तिथि है, इसमें एनरोल कीजिए मेरे इस कोड के साथ GRS लाइव, और इस प्राइस पे आप यूपीएससी के GS कोर्स में एनरोल कर पाएंगे, बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। यहाँ आ जाइए, टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पर आकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। आपकी फीडबैक हमको जरूर दें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।